नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अंतिम घंटों में पहुंचा हरियाणा चुनाव का प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में डबल इंजन सरकार के कामों को सराहा। हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष। राहुल गांधी ने नूह में कांग्रेस के लिए मांगे वोट। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव के वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान को लेकर घिरी कांग्रेस। भाजपा ने बताया स्वतंत्रता सेनानी का अपमान। वीर सावरकर के परिवार ने मानहानि का मामला दर्ज कराने की कही बात। दिल्ली के ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस यूथ आरटीआई सेल से संबंध। भाजपा ने कहा मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नशे का सामान। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। इजरायल का दक्षिणी लेबनान में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराने का दावा। उत्तरी इजरायल पर लेबनानी सीमा से दागे गए लगभग 25 रॉकेट। बेरूत सहित कई लेबनानी इलाकों में इजरायली हवाई हमले। शारदीय नवरात्र हुए शुरू। लोगों ने की कलश स्थापना। मां के सभी मंदिरों में विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और सुर्खियों के बाद आइए सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि 8 तारीख को भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने ये मन बना लिया है 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। हरियाणा के पलवल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान किए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना।
हरियाणा के नूंह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी उसको हम फिर से लागू करेंगे, ओपीएस हम आपको वापस देंगे। और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। देश की विभूति और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेताओं के विवादास्पद बयान थम नहीं रहे हैं। नया बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का है। उन्होंने कहा कि एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में सावरकर और जिन्ना के विचारों पर अपनी बात रखते हुए वो बोले जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की, जबकि सावरकर कई मायनों में आधुनिकतावादी थे, लेकिन कट्टरपंथ को उन्होंने बढ़ावा दिया। सावरकर ब्राह्मण होकर नॉनवेज खाते थे और गो हत्या का भी कभी विरोध उन्होंने नहीं किया। गुंडूराव के बयान पर सावरकर के पुत्र रंजीत सावरकर ने कहा कि पहले राहुल गांधी ही सावरकर की छवि जानबूझकर खराब करने का काम किया करते थे, लेकिन अब उसके कई और नेता भी ये काम कर रहे हैं। ये दुखद है। रंजीत सावरकर ने कहा कि वो मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे। राहुल गांधी के ऊपर पूना में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है। और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने वीर सावरकर पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस का चरित्र आतंकवादियों, देशद्रोहियों का महिमा मंडन करने का हो गया है। वो जानबूझकर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। जीवन भर उन्होंने गो प्रेम, गो हत्या का विरोध किया और आप उन पर ऐसी गंदी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये गंदी भद्दी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है और वीर सावरकर का पूरा जीवन, पूरे का पूरा जीवन देश सेवा में लगा है। और टिप्पणी कौन कर रहे हैं? जिसकी पार्टी का एक व्यक्ति भी एक दिन के लिए भी काले पानी की सजा में नहीं गया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं पता है। कांग्रेस जानबूझकर अपमान कर रही है। इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोगों। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 470 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में विकसित करने में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य की सराहना की। अमित शाह ने आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भी कई परियोजनाएं शुरू की। इसमें 16 के GMERS अस्पताल में नवनिर्मित टेली पुनर्वास केंद्र भी शामिल है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी पर अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ड्रग्स की बरामदगी के साथ पकड़े गए किंगपिन तुषार गोयल का कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि उनके दुकान में अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। और यह भी बता दूं, 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के RTI सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। यूथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी वरुण पांडेय ने ड्रग्स तस्करी के मुख्य आरोपी के साथ संबंधों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि तुषार गोयल को इस साल 2022 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसका नाम सुधांशु त्रिवेदी जी ले रहे हैं, उनको हमारे संगठन से 17 अक्टूबर 2022 को ही निष्कासित किया जा चुका है, क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उनके जो कार्य थे वो संगठन को सही नहीं लगते थे, इसलिए उनका एक्सपल्शन लेटर मेरे सामने है। इसकी मैं कॉपी भी आपको दिखाना चाहता हूं। उनको 17 अक्टूबर को हमारी पार्टी से हर एक विभाग से निष्कासित किया जा चुका है। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय घोटालों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला क्रिकेट स्टेडियम के डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। खबरों के अनुसार अजहरुद्दीन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा। और इस वक्त आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजनयिकों को वापस बुलाया है, जिसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल भी शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में मौजूदा प्रतिनिधि को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 800 करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह महत्वाकांक्षी शुरुआत देश में हर साल कम से कम 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है।
युवा भारत में अब 1 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है उससे जोड़ने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 800 करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजय, युवा भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सोच का परिणाम हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कितना महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट है भारत जैसे देश के लिए? देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि बजट में इसका ऐलान किया गया था कि 1 करोड़ लोगों को अगले 5 सालों में इंटर्नशिप के जरिए बड़ी कंपनियों का एक्सपोजर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने अप्रूव कर दी है। इससे पायलट की शुरुआत आज की गई है और पराक्रम आपको बताएं कि आज ही जो पीएम इंटर्नशिप का पोर्टल है उसको लाइव किया गया है, लेकिन ये अभी केवल कंपनियों के लिए लाइव किया गया है। 12 तारीख तक यानी 12 अक्टूबर विजयादशमी तक ये कंपनियां बता पाएंगी कि वो कितने मात्रा में लोगों को इंटर्नशिप दे पाएंगी। 12 तारीख के बाद ये आम लोगों के लिए खुलेगा और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात जो आवेदन है वो कर सकते हैं। जो टाइमलाइंस हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी खबर ये है इसमें कि इसमें जो भी केंद्र सरकार के आरक्षण के नियम होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो विकलांग श्रेणी में जिनको नौकरियां दी जानी है, उसी तरह की आरक्षण की जो व्यवस्था है वो इंटर्नशिप में भी लागू की जाएगी। इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ और जितने भी सांसद हैं उन सभी के साथ बात करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस त्योहारी सीजन युवाओं को नौकरियों के लिहाज से, नौकरी ना कहें इसको, आप इंटर्नशिप कहें और एक्सपोजर कहें कि देश में कंपनियां किस तरह के माहौल में काम करती हैं, उनको बिल्कुल एक शॉप फ्लोर का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो थोड़ा सा मैं टाइमलाइन आपको बता दूं पराक्रम, 3 से 10 अक्टूबर तक कंपनियां, जैसा मैंने बताया कि 12 अक्टूबर तक, टू बी प्रिसाइज 12 अक्टूबर तक ये आम लोगों के लिए नहीं खुलेगा। आज से लेकर के 12 अक्टूबर तक कंपनियां अपने इंटर्नशिप की जो भी जरूरतें हैं उसको पोर्टल पे डालेंगी। उसके बाद ये 12 अक्टूबर के बाद पोर्टल सभी के लिए खोल दिया जाएगा। 12 से 25 अक्टूबर तक आप जाकर के इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ही इस बार इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि पहली बार सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगी और कंपनियों को सीधे सरकार उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भेजेगी जो इंटर्नशिप के लिए अर्हता रखते हैं या फिर उसके दायरे में आते हैं। उसके बाद जो 26 तारीख है, 26 तारीख को एक लिस्ट भेजी जाएगी कंपनियों के पास कि ये कैंडिडेट्स का इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। और उसके बाद 8 से लेकर के 15 नवंबर तक जो इंटर्नशिप है उसके कॉल लेटर्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि 8 से 15 नवंबर तक आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे और आप चाहें तो उस कंपनी में इंटर्नशिप ले सकते हैं या फिर उसे मना भी कर सकते हैं। अगर आप मना करते हैं तो आपको 3 ऑफर दिए जाएंगे, चाहे उसी कंपनी से या फिर किसी दूसरे कंपनी से। तो कुल मिलाकर के युवाओं के पास 3 ऑफर्स होंगे नवंबर तक, और ये 15 नवंबर तक। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पहली खेप है इंटर्नशिप योजना की वो 2 दिसंबर से शुरू होगी और अगले साल 2 दिसंबर तक यानी 12 महीने तक ये चलेगी। के लिए होगी जी, 1 साल के अवधि के लिए चलेगी। और इसमें सरकार की तरफ से हर साल उनको 4500 रुपए डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे और 500 रुपए कंपनीज अपने CSR फंड से मिलाएंगे, तो कुल 5000 रुपए का मानदेय उनको दिया जाएगा। और एक बार में 1 टाइम ग्रांट के रूप में 6000 रुपए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से भी इन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है युवाओं के लिए। और मुझे लगता है कि जो कॉल सेंटर्स पे कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस पायलट की सफलता को देखने के बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर जो असली स्कीम है, जो बड़ी स्कीम को लेकर के कैबिनेट के मंजूरी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन अजय देखिए, जो पात्रता है इस इंटर्नशिप का, वो पात्रता जो सामान्य हमारे देश में कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, वही सारे स्टूडेंट इसके लिए पात्र होंगे? जी, तो इसमें एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है, पात्रता की नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया है, मिसाल के तौर पर IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, NID, IIIT, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप CA हैं, CS हैं, MBBS हैं, BDS हैं, MBA या कोई और मास्टर डिग्री आपने हायर डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी सरकार की स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठा लिया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपके परिवार में किसी की भी, आपके माता पिता या आपके स्पाउस की इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है, यानी अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं और आयकर रिटर्न भरते हैं,
तो फिर आप इसके पात्र नहीं होंगे। यानी एक तरह से EWS की जो अब जो जरूरत है, EWS जो कैटेगरी होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी की शर्त है कि 8 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी आपकी फैमिली में परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ये भी एक शर्त रखी गई है। हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को ये छूट दी गई है। तो आप ये समझे कि जो बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर तो मिलेगा ही, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने बताया कि 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे अगले 1 साल तक। इंश्योरेंस कवरेज, क्योंकि फैक्ट्रीज में काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शॉप फ्लोर्स पे काम करेंगे, सीखेंगे काम करना, तो ऐसे में जो सरकार की जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, उसका लाभ भी इनको मिलेगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये योजना सफल होगी तो बहुत सारे लोगों को जो इंटर्नशिप है वो जॉब्स में बदल जाएगी। पर ये किसी भी तरह की जॉब की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों के शॉप फ्लोर का एक्सपोजर है हमारे युवाओं के लिए, जिससे वो समझ पाए कि वाकई उनको नौकरियां मिल क्यों नहीं रही हैं। अगर उनके पास डिग्री है तो भी उनको एम्प्लॉयबल क्यों नहीं माना जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री और एकेडमिया के जो बीच गैप है उसको पूरा करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया था और उसकी पायलट को आज शुरू किया गया। लेकिन फिर भी अजय, भारत जैसे युवा देश में जहां पर हम ये देख रहे हों कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है, और उस स्थिति में जब प्रधानमंत्री ये जो इंटर्नशिप योजना है ये एक बहुत बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि देखिए शुरुआती एक्सपोजर के बाद में अब इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कंपनियां चाहें तो वो इंटर्नशिप की अवधि पूरी होने के बाद उनको नौकरी पर भी रख सकती है। बिल्कुल सही बात है, वहीं आपको नौकरी मिल सकती है क्योंकि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फिर आप सिमिलर कंपनीज में जाकर के इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट हर कंपनी को देना अनिवार्य है, उसको आप दिखा करके आपको मौके बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने रोजगार की बात की तो आप देखिए तो जिस संजीदगी के साथ सरकार रोजगार के मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है और सभी जो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके जो इस योजना को लेकर के आई है, तो रोजगार सृजन का जो मुद्दा है उसको सरकार ने जिस गंभीरता से लिया है, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद पहले कभी इतनी गंभीरता से लिया जाएगा। इन टोटैलिटी सारे गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो वर्केबल सोल्यूशन है उस पर काम किया जा रहा है, और युवाओं को भी ये समझना होगा कि अगर उनको एम्प्लॉयबल होना है तो उस तरह के स्किल सेट्स को डेवलप करना होगा जो उनको नौकरी के हिसाब से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जरूरत अभी ग्रीन एनर्जी में लोगों की है, तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी में अगर आप स्किलिंग करते हैं तो वो कंपनियां आपको एम्प्लॉय नहीं करेंगी। तो इस लिहाज से जो आज के समय की जरूरत है उसको समझने के लिए एक तरह का ये एक्सपोजर प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। और आइए फिक्की के उपाध्यक्ष ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवाते हैं। FICCI is proud to contribute to the Prime Minister's internship scheme, which will provide internship opportunities to 1 crore youth across India's top 500 companies. They will be integrated into a corporate environment, endowing them with practical, industry-relevant skills. This will promote skill development and enhancing their employability. It will build a future-ready workforce that can drive India's economy forward. This thoughtfully designed initiative will enable industry to onboard interns from rural areas, ensuring inclusivity and diversity in talent sourcing. तो फिक्की के उपायुक्त को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि भारत के 1 करोड़ युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 लाख युवाओं से की जा रही है, जिसमें शुरुआत में 1 लाख युवाओं को 1 साल तक ये इंटर्नशिप, हर साल ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, लेकिन अभी 1 लाख युवाओं को ये इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। अजय, अभी फिक्की के उपाध्यक्ष को हम सुन रहे थे। भारत के 1 करोड़ युवाओं को इस योजना से जोड़ने की कोशिश सरकार की होगी। अभी तक 111 कंपनियों ने सरकार को इंटर्नशिप के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। तो मतलब ये म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए ये इस योजना को साकार किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है और 111 कंपनियों ने करीब 1200
इंटर्नशिप के प्रस्ताव अभी तक दिए हैं। तो ये जो अभी लक्ष्य आपने 1 लाख युवाओं को बताया, वो केवल पायलट प्रोजेक्ट के लिए है पराक्रम, क्योंकि अगर आप 5 साल में अगर ब्रेक डाउन करें तो आपको 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने होगी औसतन हर साल। तो ये केवल पायलट प्रोजेक्ट है, और पायलट प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आती हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, उन सभी तमाम पक्षों पर विचार विमर्श करने के बाद फिर इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। तो ये केवल पायलट है और इसीलिए इसको अभी कैबिनेट की मंजूरी के लिए नहीं ले जाया गया। इस शुरुआती खर्च में जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ परेशानियां या फिर क्या कुछ बिंदु सामने आ रहा है इंडस्ट्री के, और उसके बाद फिर जो पूर्ण योजना है उसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और युवा भारत को अब रोजगार देने की कोशिश सरकार की है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप जो योजना है उसके जरिए 1 लाख युवाओं को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने की कोशिश होगी, जिसमें 1 साल की अवधि तक उन्हें इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के प्रति सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कमीशन ने खुद अपने निर्देशों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कमीशन नाकाम रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिछले 15 दिनों में ही पंजाब में पराली जलाने की 129 और हरियाणा में 81 घटना हुई है। कमीशन ने पराली जलाने के आरोप में अभी तक किसी के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की सब कमेटी की 9 महीने में सिर्फ 3 मीटिंग हुई। अगस्त में हुई बैठक में 24 में से सिर्फ 5 लोगों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।